बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आंसर यहाँ पर पेज नंबर 57 पर आ जाओगे आप सीधा। ठीक है, सबसे पहले जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देखें आपने। इसमें क्या बताना है कि यहाँ पर कुछ ग्रुप ट्रेंड्स होंगे 3D सीरीज़ को लेके, लेकिन उसमें आपको 3 टॉपिक जो है वो इसने क्वेश्चन में पूछा है, वो 3 डिस्कस करके देने। पहला है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, दूसरा है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड थर्ड वन है कलर फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की तरफ कि ये क्या चीज़ होती है। सीधा आप मूव करेंगे पेज नंबर 39 के ऊपर जी। तो पेज नंबर 39 पर आप आ जाओगे। अब सबसे पहले तो मार्क कर लीजिए, उसके बाद आपको बता देती हूँ मैं कि ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किस तरीके से आपने लिखना होता है। ठीक है, असल में होता क्या है कि आपके पास जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनमें एक कॉमन चीज़ होती है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है कि ये 4s और 3d में मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मुख्तलिफ कलर की लाइट जो है वो ट्रांसमिट होती है और कुछ लाइट एब्जॉर्ब होती है। इनकी स्पिन अपोजिट हो जाती है। इनके स्पिन अपोजिट होने की वजह से इनका एक मैग्नेटिक बिहेवियर बन जाता है जिसे कहा जाता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। एक्चुअल में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, अब आप लिखोगे कहाँ से, देखें लाइन से मार्क करें। सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन दे दिया कीजिए। द सब्सटेंस दैट आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड्स आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। यहाँ तक लिखेंगे, इसके बाद यहाँ से मार्क करेंगे मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर आयंस शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर से लेके मैग्नेटिक फील्ड तक। ठीक है, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो जनरेट होती है, और इस मैग्नेटिक मूवमेंट के जनरेशन की वजह से जो आयंस हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ भी इंटरेक्शन करते हैं, क्योंकि इसकी जो स्पिन्स होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की वो मैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं। इसी वजह से जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो शो करेंगे। ठीक है, अगली जो चीज़ पूछी इसने आपसे वो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको भी देख लीजिए। आप सीधा पेज नंबर 37 पर आ जाएंगे। यहाँ पे एक टॉपिक है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए, ये वाली बात मैं इस चैप्टर में आपको बार बार बता रही हूँ कि जितनी भी ये जो डी सीरीज़ है ना जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह रहे हैं, इसमें 4s और 3d ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं। इनमें बहुत थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस है। यही वजह है कि जो 4s और 3d के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो एक दूसरे में क्या करते हैं, जंपिंग करते रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जब ये एक दूसरे में जंपिंग करते हैं तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो जाती है। अब आपने लिखना कहाँ से, यहाँ से लिखिएगा दिस वेरिएशन इज ड्यू टू वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3d एंड 4s ऑर्बिटल्स. As a result, electron of 3d as well as 4s orbitals takes place in the bond formation. ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद अब आप और आगे कंटिन्यू करेंगे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 3d सीरीज की वो क्या होती है, स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक ग्रेजुअली क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी। और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कम से कम होती है, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो उसकी +7 होती है मैग्नीज में। तो आपने मार्क कहाँ से करना है, लाइन से यहाँ से करना है, दिस वेरिएशन से लेके मैग्नीज तक। ठीक है, इसका एक पार्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी किया था तो उसको मिक्स मत किएगा। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कहीं इसने आपसे जो सेल्फ असेसमेंट में पूछे हैं, कहीं आपसे शॉर्ट में पूछे, कहीं लॉन्ग से पूछे हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि किसमें कंटेंट कितना आपको देना है, तो उसको बहुत केयरफुली ना मार्क कर लिया कीजिए। अगली जो चीज़ इसने पूछी थी आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में, वो पेज 41 पे आपको मिलेगी। ये था कलर, चेंज इन कलर, कि क्या वजह है कि जितने भी आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, तो जिंक के अलावा बाकी सब के सब कलर्ड होते हैं। देखिए, इसकी वजह भी क्या होती है कि इनके 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लो एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल में जाता है, तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी जो है इसको रिलीज़ करता है। अब होता क्या है कि बाज़ औक़ात एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब करना होता है, बाज़ औक़ात इसको क्या करना होता है, एनर्जी को रिलीज़ करना होता है। डिपेंड करता है कि लो से हाई या फिर हाई से लो में किस तरीके से जंपिंग कर रहा है। ठीक है, तो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके एक जो है वो लो एनर्जी लेवल का होता है जिसको T2g कहा जाता है, एक हाई एनर्जी लेवल का होता है जिसको Eg कहा जाता है। इस प्रोसेस के दौरान जो लाइट्स
सारी की सारी एब्जॉर्ब होती है वो तो हमें नहीं नज़र आती, लेकिन जो ट्रांसमिट होती है हमें उसी रंग का कॉम्प्लेक्स नज़र आता है। इसी वजह से जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ये कॉलर्ड कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। ये सारी बातें आपने कहाँ से लिखनी है, और से लिखिएगा, व्हेन विजिबल लाइट फॉल्स से लेके ये पूरा पैराग्राफ चल रहा है और आगे आ गया पेज नंबर 42 पर। यहाँ पर आके आपने एंड कर देना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन एंड द नेचर ऑफ रीजेंट। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 के करीब इसने आपसे जो है ना छोटे छोटे से ये कह लीजिए कि ट्रेंड्स पूछे थे, तो इसको आपको थोड़ा थोरोली बताना पड़ेगा। इसमें कोशिश कीजिएगा कि शॉर्ट राइटिंग्स यूज़ ना करें। अगला सवाल जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहले सवाल को देख लें आप। सवाल में इसने आपसे पूछा क्या है, हाउ कैन यू डिफाइन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एंड अ चिलेटिंग रीजन्स, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ द रीजन विद एग्जाम्पल। सवाल एक है मगर सवाल के अंदर भी 2 सवाल मौजूद है, ठीक है। सीधा पेज नंबर 43 पे मूव करेंगे, फिर आपको बताते हैं क्या क्या करना है और किस तरीके से करना है। आप यहाँ आ जाओ सीधा, ये पेज है आपका 43, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसको पहले मार्क कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ना आप हेडिंग डालेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। मैं इन जगहों को यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ जो कि मुझे हेडिंग करवानी होती है। जैसे ये वाली हेडिंग है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया इधर पे, ठीक है। अब आपने ये हेडिंग पुट करने के बाद यहाँ से लिखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लेके 1 to 16 तक, ठीक है। इसके बाद फिर आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, लीजेंड्स आर द स्पीशीज से लेके यहाँ लिव्स बेस तक लिखेंगे, ठीक है। इतना लिखें और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मार्क करा दूं मैं आपको, वो क्या करेंगे आप, देन आप आ जाओगे यहाँ से, ये बाइडेंटेट एंड मल्टीडेंटेट लीजेंड, ये कंटिन्यूसली चल रहा था। जो पिछले पेज का पैराग्राफ था वो यहीं पे कंटिन्यू चल रहा है। बाइडेंटेट से लेके यहाँ पे मल्टीडेंटेट लीजेंड तक, यहाँ तक आप मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद बता दूं आपको मजीद के फिर क्या करेंगे आप, फिर दोबारा पेज बैक करें आप। अगली जो हेडिंग होगी वो होगी क्लासिफिकेशन ऑफ लीजेंड। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको चार्ट की शक्ल में बनाएं या फिर आप इसको वर्डिंग्स की शक्ल में पहले हेडिंग और फिर सब हेडिंग्स दे दें, ठीक है। तो टॉपिक आपके कितने हो गए, सबसे पहले आपके जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं उसकी हेडिंग पुट हुई, उसके बाद उसके थोड़े से लीजेंड्स के बारे में आपने सेकेंड पैराग्राफ में कंटिन्यू किया जो कि पेज नंबर 44 तक भी रहा, और उसके बाद थर्ड हेडिंग आपके पास आ गई क्लासिफिकेशन ऑफ लीजेंड्स। अब इस चीज़ को समझ लीजिए होता क्या है, हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल होता है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं इस वक्त। बाज़-औक़ात ये होता है हमारे पास कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो आम तौर पर एक या एक से ज़्यादा कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे उनके साथ सराउंड हो जाते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है लीजेंड। तो अगर को इस तरीके से होता है कभी कि ये जो मॉलिक्यूल होता है ये कभी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कभी कभी ऐसा होता है कि उससे ज़्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो डोनेट करता है। तो इस वजह से आप देखोगे कि इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स आपको फॉर्म होते हुए दिखते हैं। ये बिल्कुल जस्ट लाइक क्रैब क्लॉ जैसा होता है, जिसमें देखो सेंटर में ट्रांजिशन मेटल है और साथ में आपके ये इस तरीके से लीजेंड्स अटैच्ड हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे लीजेंड्स एक जैसे हों, बाज़-औक़ात एक से ज़्यादा भी अटैच्ड होते हैं, जैसा कि आप कुछ और केसेस में देखेंगे कि उसमें ये चारों एक से नहीं होते, ये चारों डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन लीजेंड्स की जो ख़ास बात होती है वो क्या होती है कि ये जो मेटल होता है इसको क्योंकि हर तरफ से सराउंड कर देते हैं और उसको अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्रैब क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो क्रैब का जो क्लॉ होता है उसी को चीलेट कहा जाता है। इसी वजह से इन लीजेंड्स का दूसरा नाम चीलेटिंग एजेंट्स भी होता है, क्योंकि ये जो जितने भी मेटल है ना उसको क्रैब के क्लॉ की तरह आपस में इस तरीके से देखेंगे तो क्या करते हैं, अटैच कर लेते हैं सारी की सारी साइड से। अब ये तो बात हो गई कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्या चीज़ हुई, और जो लीजेंड्स हैं या चीलेटिंग लीजेंड्स हैं ये क्या चीज़ हुई, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाए कि ये जो स्पीशीज़ हैं जिसको मैंने लीजेंड्स अभी यहाँ पे कहा है, बाज़-औक़ात ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, बाज़-औक़ात 2 देते हैं और बाज़-औक़ात 2 से भी ज़्यादा देते हैं। तो मुख्तलिफ बिहाफ पर हमने इसकी क्लासिफिकेशन की है। तो आपने ये जो हेडिंग पुट करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, इसको देख लीजिए। इसमें सबसे पहली तो बात होती है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, यानी ये लीजेंड्स बस 2 ही तरह के होंगे, या तो ये नेगेटिव होंगे या फिर ये न्यूट्रल होंगे। अगर ये नेगेटिव होंगे तो भी इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे साइनाइड है या जितने हेलोजेंस हैं आपके फ्लोरीन है, क्लोरीन है, या इसी तरीके से NO2 ग्रुप है, NO3 ग्रुप है, OH ग्रुप है, ऑक्सीजन का ग्रुप है, ये सारे के सारे। या फिर ये न्यूट्रल होते हैं तो ये वाटर है, अमाइंस हैं आपके, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड का है ग्रुप, ठीक है। 1-2 ग्रुप्स और हैं, आप कम से कम 2-2 3-3 नाम लिख दिया करो।
दूसरा भी आप क्या हो सकता है कि अगर आप नेगेटिव या न्यूट्रल के चार्जेस को इग्नोर कर दीजिए तो ये होते हैं कि या तो ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे या 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे या 2 से ज़्यादा देंगे। अगर 1 देंगे तो ये मोनोडेंटेट है, अगर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये बाइडेंटेट है, और अगर ये 2 से ज़्यादा देंगे तो ये पॉलीडेंटेट है। हर एक के केस में इसकी एग्जाम्पल मौजूद है। जैसे मोनोडेंटेट की वाटर और अमाइंस है, बाइडेंटेट की जो है ना आपके पास ऑक्जेलिक एसिड वाला जो ग्रुप है वो मौजूद है, इसके अलावा इथिलीन डाइअमाइन है वो है, और पॉलीडेंटेट में आपके पास EDTA यानी कि इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड वाला ग्रुप मौजूद है, जिसको हेक्साडेंटेट कहते हैं। यानी ये 6 साइड से आपको दे रहा होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड जो इसकी क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग की है कि जितने भी लीजेंट है या तो वो एक तरफ से बॉन्ड बनाते हैं या 2 तरफ से बॉन्ड बनाते हैं या उससे ज़्यादा टाइप से बना सकते हैं। तो अगर वो 2 तरफ से या 2 से ज़्यादा साइड से बनाते हैं तो हम इसको कहते हैं कि चीलेटिंग एजेंट है। और अगर वो सिर्फ एक ही साइड से बॉन्ड बनाता है तो इसकी मिसाल होती है कि इसे कहा जाता है एम्बीडेंटेट लीजेंट। एम्बीडेंटेट लीजेंट कौन सा होगा? आपको थायोसाइनाइड ग्रुप होगा या फिर आपके पास ये NO2 का ग्रुप होगा। इस तरह के जो ग्रुप होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपके 1 साइड से ही समझ लीजिए कि अटैचमेंट करते हैं, और जो चेलेट्स होते हैं वो 2 साइड से या 2 से ज़्यादा साइड से अटैचमेंट करेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन जो समझ में आ गया होगा कि करना कैसे और इसमें पूछा क्या था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो उसकी तरफ बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है लेकिन बड़ा भी है साथ में। ठीक है, ये आता है और बाज़ औक़ात इस तरीके से आता है कि ये पूरा नहीं आता, इसकी कुछ हेडिंग्स आती हैं। अब आपको तो नहीं मालूम कौन सी हेडिंग आएगी, तो आपको जाहिर सी बात है पूरा काम करना होगा। पेज नंबर 50 पर आ जाइए। मेटलर्जी ऑफ कॉपर जो है इसको आप मार्क करें सबसे पहले हेडिंग के तौर पर। उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा, मोस्ट अबंडेंट ओर ऑफ कॉपर इज चैल्कोपाइराइट। यहाँ से लेके अगले पेज तक इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें से आपको ये बताया है कि जो सबसे ज़्यादा जिस ओर से हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, इसका नाम होता है चैल्कोपाइराइट, जिसको CuFeS2 कहा जाता है। ठीक है, इसमें से हमने कॉपर निकालना होता है। तो होता है कि ओर इतनी बड़ी होती है, उसमें इम्प्योरिटी इतनी सारी होती है, लेकिन मेटल उसमें से बहुत थोड़ा सा निकलता है, और उस मेटल को निकालने का जो फ़न है इसी को कहा जाता है मेटलर्जी। ठीक है, तो आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ से द मोस्ट अबंडेंट से लेके अगले पेज तक। मैं आपको बता रही हूँ कहाँ तक मार्क करेंगे जी। तो यहाँ तक आ जाएंगे आप स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ओर तो एक ही होती है लेकिन इसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। इसके बाद कहीं जाके इस ओर में से आप थोड़ा सा मेटल निकालने के काबिल हो जाते हैं। वो प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? हम सबसे पहले ओर बहुत बड़ी बड़ी होती है, उसको ग्राइंड करते हैं, उसको क्रश करते हैं, उसके बाद उसको कंसनट्रेट करते हैं, फिर उसकी रोस्टिंग करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। ईच प्रोसेस को मैं ब्रीफली जो है ना यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, आप इसको रीड आउट भी कर लीजिएगा साथ साथ। तो कंसनट्रेशन की सबसे फर्स्ट हेडिंग डलेगी, पूरा पैराग्राफ होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें इसने आपको बताया क्या, ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले ओर को अच्छे से आप ग्राइंड कर दीजिए, इससे वो बिल्कुल बारीक हो जाएगी। क्रश करके ग्राइंड करके क्या करेंगे आप, इसको बिल्कुल बारीक कर देंगे। उसके बाद उसको ब्लेंड करेंगे, किस चीज़ के साथ? पानी के साथ, और साथ में थोड़ा सा डालेंगे पाइन ऑयल, और बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स करते हैं। जैसे इसको मिक्स करते हैं साथ में एयर जो है उसको भी साथ साथ इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, तो क्या होता है कि एक झाग सा बनना शुरू हो जाता है, 2 लेयर बन जाती है। जो फर्स्ट लेयर होती है जिसमें झाग मौजूद होता है उसको इंग्लिश में कहा जाता है ये फ्रोथ है, और जो नीचे वाली लेयर है ना जो आपको इस तरीके से यहाँ पे दिख रही है, इसमें सारे के सारे जो गैंगियो पार्टिकल्स हैं, यानी जो भी कचरा होता है या इस तरह की चीज़ होती है जो कि इम्प्योरिटी होती है मैक्सिमम, वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, जो हैवी होती है, और जो फ्रोथ होता है वो यहाँ पे मिल जाता है। अब आपने क्या करना है, इस फ्रोथ को सेपरेट कर लेना है। जैसे दूध में से मलाई सेपरेट की जाती है ना, बिल्कुल इसी तरीके से इस फ्रोथ को सुकून से निकाल देना है। आपने गैंगियो पार्टिकल को ज़ाया कर दीजिए बेशक, और इस फ्रोथ को निकाल के अगले प्रोसेस में ले आइए जो क्या है, रोस्टिंग। रोस्टिंग जैसा कि नाम ही बता रहा है, इसमें क्या करेंगे हम, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देकर इस फ्रोथ को रोस्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि इसमें से कुछ इम्प्योरिटीज़ बाहर निकल जाए। तो जब हम ये प्रोसेस करते हैं रोस्टिंग का, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो आपके पास ओर है ना, जो कि फ्रोथ की शक्ल में जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो इसमें जो कॉपर वाला पार्ट है ये क्यूप्रेस सल्फाइड की शक्ल में अलग हो जाता है। जो फेरिक वाला पार्ट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड बना देता है, और जो सल्फर वाला पार्ट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वाली इम्प्योरिटी जो है इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस है, निकल जाएगी, लेकिन फेरिक ऑक्साइड और क्यूप्रेस सल्फाइड की कुछ साथ साथ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अब अगले प्रोसेस में चले जाएंगे। इसको मार्क कहाँ से करेंगे रोस्टिंग को? आप ये हेडिंग है, पूरा पैराग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाली इक्वेशन है।
अगली हेडिंग आ जाइए स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में भी हम क्या करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर देते हैं जो तकरीबन 1200 से लेके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब इसमें क्या होता है कि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ क्यूप्रिस सल्फाइड के साथ अटैच होती है, उस फेरिक ऑक्साइड के साथ अटैच होती है, उसमें जो सिलिका वाला पोर्शन होता है उसको मैक्सिमम हम अलग कर लेते हैं और ये एक स्लैग यानी कचरा और एक भारी पार्टिकल जैसा बन जाता है जिसे हम कहते हैं फेरिक सिलिकेट। इसको आप सेपरेट कर लेंगे। तो स्मेल्टिंग का प्रोसेस कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। ये इक्वेशन होगी, ध्यान में रखिएगा। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, क्यूप्रिस सल्फाइड के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा इंप्योरिटीज होती हैं, फेरिक ऑक्साइड वाली, सिलिका वाली, इन सब को मिक्स करके एक स्लैग बना देते हैं ताकि हमारा क्यूप्रिस सल्फाइड मैक्सिमम हमें मिल सके। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, ये इक्वेशन। अगले पेज पर आ जाओ, पेज 52 पर। जी, अगला प्रोसेस है वो बिस्मिलाइजेशन होता है। ये एक किस्म का टावर होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये जो क्यूप्रिस सल्फाइड है इसको प्योर करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करते हैं। एज अ रिजल्ट जो क्यूप्रिस सल्फाइड होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्यूप्रिस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ये सल्फर डाइऑक्साइड क्योंकि गैस है ये तो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, टावर में देख रहे हैं आप गैसेस के रिलीज होने का भी कई जगह पर इस तरीके से निशान सा बना हुआ होता है, ये अच्छा खासा यहाँ से निकल जाती है। अब ये जो बिस्मिलाइजेशन टावर है इसमें हमारे पास ये जो क्यूप्रिस ऑक्साइड बचा और कुछ क्यूप्रिस सल्फाइड जो यहाँ रह गया था रिएक्शन करने से, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और इसके नतीजे में आपको कॉपर मिलेगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस, मजीद सल्फर डाइऑक्साइड गैस फिर से निकल जाएगी, कॉपर आपके पास बच जाएगा। ये जो कॉपर है ये सॉलिड होगा, ये बॉटम में बैठ जाएगा और ये 99% प्योर होगा। इसको कहा जाता है कि ये ब्लिस्टर कॉपर है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ इम्प्योरिटी थोड़ी बहुत रह जाती है। तो लास्ट जो प्रोसेस होता है हम इसमें इसको लेके जाते हैं। इससे पहले आप इसको मार्क कर लीजिए, बिस्मिलाइजेशन है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लिखेंगे, साथ में ये दोनों इक्वेशन होगी। ठीक है, डायग्राम इनमें से कोई भी नहीं बनेगी। अगला जो लास्ट प्रोसेस है वो है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। इस प्रोसेस में होता क्या है कि हमारे पास ये जो ब्लिस्टर कॉपर से 99% प्योर कॉपर मिला है ना, ये उठाए आप इसको सीधा सीधा बना दीजिए एनोड। एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन। फिर आप प्योर कॉपर इस्तेमाल कीजिए, उसको बनाएं आप कैथोड। और आप इसमें जो सोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करेंगे, वो कौन सा होगा, वो होगा कॉपर सल्फेट का। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कैथोड पर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपका ये जो ब्लिस्टर कॉपर है ये प्योर कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है और ये 99.99% प्योर होता है। इससे ज़्यादा आप इसको प्योर नहीं कर सकते। यहाँ से लेके रिफाइनिंग ऑफ कॉपर की जो हेडिंग है ये आप मार्क करें, यहाँ से लेके डायरेक्ट यहाँ तक करेंगे। इसके बीच में सिर्फ ये जो एस शोन इन द फिगर वाली लाइन है ये मैंने कट डाउन की है। ये दोनों इक्वेशन है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाए आप। अगला जो है ये यहाँ है, कॉपर ऑब्टेन आफ्टर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग 99.99% प्योर। ये वाली डायग्राम साथ में बनती है। ठीक है, अच्छा इस डायग्राम के साथ ध्यान में रखिएगा, बाजू का सिर्फ ये इतना सा आ जाता है कि आपने ना रिफाइनिंग ऑफ कॉपर बतानी है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, और साथ में डायग्राम बनानी है। तो उस वक्त आप क्या करेंगे कि सिर्फ रिफाइनिंग ऑफ प्रोसेस जो है उसको पूरा बताएंगे और ये वाली जो डायग्राम है इसको करेंगे। ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कुछ है, उसकी कुछ कमर्शियल एप्लीकेशन है। टाइटेनियम है, वेनेडियम है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, प्लाटिनियम है, मरकरी है, और इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। पढ़ेंगे आसानी से आ जाएगी। इस क्वेश्चन को एक्स्ट्रा क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें पेपर में आने का चांस होता है। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे ये भी मेरे पास एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है क्योंकि पेज कंटिन्यू चल रहा था तो मैंने इसी वजह से भी साथ साथ इसको मार्क करा दिया। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपने क्या करना है, यूज ऑफ ट्रांजिशन मेटल इसका पेंट में इस्तेमाल, इसमें खास तौर पर वो पिगमेंट जो कलर दे रहा होता है ना वो हमें बताना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, ये व्हाइट पिगमेंट बना रहा होता है, या आयरन ऑक्साइड है, ये ब्राउन पिगमेंट बनाता है। इसी तरीके से जिंक या क्रोमियम है, इसको हम पेंट के फॉर्मुलेशन में या फिर कोरूजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। या इसी तरीके से कुछ और ऐसे कलर हैं जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको मजीद टैनिंग करने से बचा देते हैं। तो ये पूरा टॉपिक है जिसमें यूज ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन पेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसको भी तैयार कीजिएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन के तौर पे, क्योंकि ये क्वेश्चन में तो इसने नहीं पूछा आपसे, लेकिन वैसे इस तरह की चीज़ जो है ये सेकेंड ईयर की उसमें आ जाती है, कभी शॉर्ट नोट्स में आ जाती है। ठीक है, पेज नंबर 38 पर आ जाओ। इसमें ना एक सवाल किया था इसने क्वेश्चन आपसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं इसको हम कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसकी वजह क्या होती है, पहले तो मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि ये जो प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन मेटल की जिसमें एक कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसकी मेन वजह क्या होती है,
इसकी मेन वजह सिर्फ एक होती है, इसमें 3d एंड 4s ऑर्बिटल में जंपिंग पॉसिबल होती है, तो ये बड़ी आसानी से लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है कि इसमें जब हम कोई भी कैटलिस्ट डालते हैं ना किसी भी सिस्टम में, तो कैटलिस्ट के साथ आमतौर पर रिएक्टेंट एक मिलकर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनने का प्रोसेस है वो यहाँ पे आसान हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो मेटल होते हैं ये बड़े हार्ड होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसेस हो रहा होता है, ये खुद कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं, तो ये अपनी सरफेस पे कुछ चीज़ों को एड्सॉर्ब कर लेते हैं। वंस अगेन आई यूज द टर्म एड्सॉर्ब, दैट इज नॉट द एब्सॉर्ब। एब्सॉर्ब में पूरी चीज़ जो है वो जज्ब हो जाती है, एड्सॉर्ब में सिर्फ सरफेस के साथ अटैच रह जाती है, इसे एड्सॉर्ब कहा जाता है। इसलिए भी इसको यूज करते हैं हम एज अ कैटलिस्ट। मार्क कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, मोस्ट ऑफ द से लेके रिएक्शन तक। उसके बाद सेकंड पैरा द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल से लेके फैक्टर्स तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज कीजिएगा, फिर पेज नंबर 39 पर आ जाएंगे और ये दोनों पॉइंट लाइन से लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट वही है जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किए, पूरे जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें इसने आपसे पूछा कि कैटलिस्ट के तौर पर क्यों यूज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम इस वाले चैप्टर के। पेज नंबर 37 पर आ जाएगा, दैट इज आवर लास्ट क्वेश्चन। बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि ग्रुप 10 3D सीरीज में बाइंडिंग एनर्जी का क्या होगा। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि जितने भी एटम, न्यूक्लिया या पार्टिकल्स हैं आपस में किसी भी एलिमेंट के अंदर जब अटैच्ड होते हैं तो ये एक किस्म का बॉन्ड सिस्टम बनाते हैं, तो वो एनर्जी जो कि इनको ब्रेक डाउन करने के लिए इस्तेमाल होती है बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। अब होता क्या है कि जितने भी बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, वो किसी भी ट्रांजिशन मेटल की सीरीज में खासतौर पर पीरियड में इंक्रीज होती हुई दिखेगी आपको, लेकिन डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। इसकी वजह क्या होगी, डाउन द ग्रुप ग्रेजुअली क्या होता है, एलिमेंट्स का साइज बढ़ता चला जाता है, इनका एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला जाता है, न्यूक्लियस से आखिरी इलेक्ट्रॉन का जो कह लीजिए फासला होता है, जो डिस्टेंस होता है, ये भी बढ़ता चला जाता है। तो शील्डिंग इफेक्ट ग्रेजुअली क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो बाइंडिंग एनर्जी टॉप के जो एलिमेंट्स होंगे इनमें, चाहे वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो या चाहे जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, उसमें भी टॉप के एलिमेंट्स में ज्यादा होगी। डाउन द ग्रुप जाते जाते वो क्या हो जाती है, बिल्कुल ही खत्म होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स में खत्म नहीं होती, कम होने लगती है। तो यहाँ पे आप मार्क कहाँ से करेंगे, सबसे पहले अमाउंट ऑफ एनर्जी से लेके सिस्टम टुगेदर तक पे करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से करेंगे द बाइंडिंग एनर्जी से लेकर पूरा इजियर टू रिमूव तक करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा इसलिए हो जाएगा कि सारी बातें इसलिए आपको ये वाली बतानी है इसमें। ठीक है, तो उसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का जो पार्ट था ये मैंने कंप्लीट करा दिया। आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी मैंने मार्क कराए, उसकी भी तैयारी कर लिया कीजिए, क्योंकि ये मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आने के चांस है, तो मैं एक्स्ट्रा करवा देती हूँ। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी कि आप उसको करना चाहें या ना करना चाहें। अगर अच्छे पेपर करना चाहते हैं तो ध्यान में रखिएगा, इसमें चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स इन्होंने दिए होते हैं उन सब की तैयारी कर लिया कीजिए थोरोली। अच्छा, वीडियो शूट होते होते होता है कि तकरीबन 1 वीक हो जाता है, जिसमें मैं इसको शूट भी करती हूँ, उसको एडिट करती हूँ, उसके बाद ये आप तक पहुँचती है। तो 1 वीक के टाइम में मैं एक चैप्टर पूरा आपको दे देती हूँ। ये इसलिए देती हूँ कि आप इसकी थोरोली तैयारी कीजिए, उसको स्टडी कीजिए, सिर्फ मार्क लगा के मत छोड़ दिया कीजिए कि बस हमारा ये काम हो गया। बेटा उसको अच्छे से स्टडी करो। यहाँ पे वीडियोज़ में हमारे पास टाइम इतना नहीं होता कि हम एक एक क्वेश्चन को थोरोली करें। जब हम स्टूडेंट्स को पर्सनली लेक्चर दे रहे होते हैं ना, तो आप यकीन करो कि ये पूरा काम जो आपको 25 मिनट की वीडियो के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में मिल जाएगा ना, ये 3 पीरियड्स लगा रहा होता है, जिसमें हम इसको समझाते हैं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं। तो इस 1 वीक का फायदा उठाया कीजिए। जैसे ही आपके पास चैप्टर आ जाता है उसको मार्क करें, उसको तैयार करें, उसको याद करना शुरू करें, उसको रीड आउट करें, और अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करें एज सुन एज पॉसिबल। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं उसका फौरन ही आपको रिप्लाई करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो आपके क्लास फेलोज हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।